तालिबान के एक फैसले से मुश्किल में अफगान महिलाएं। अफगानिस्तान में लगातार महिलाओं से उनके अधिकार छीनती तालिबान सरकार। अब नए कानून से महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना भी हुआ मुश्किल। महिलाओं ने बीबीसी के आगे बयां की अपनी बेबसी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। महिलाओं की शिक्षा पर क्या बोला तालिबान, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट कवर स्टोरी में। लेकिन पहले हेडलाइंस। गजा में इस्राएली हवाई हमले में संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारियों की मौत को यूएन चीफ ने बताया अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा स्कूल कैंपस पर हुए इस हमले में मारे गए कम से कम 18 लोग, जिनमें से 6 संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के लिए करते थे काम। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा रूसी गोलीबारी में मारे गए इंटरनेशनल रेड क्रॉस के लिए काम कर रहे 3 यूक्रेनी नागरिक। दोनेत्स्क प्रांत के अधिकारियों ने कहा गांव वालों के लिए जरूरत की चीजें पहुंचा रहे थे ये राहत कर्मी, उसी वक्त हुआ हमला। मलेशिया में बाल गृह में बच्चों और किशोरों के कथित शारीरिक और यौन उत्पीड़न पर यूनिसेफ ने जताई चिंता। कहा बच्चों को करना पड़ा है बेहद डरावने माहौल का सामना, उन्हें लंबे वक्त तक देखभाल की है जरूरत। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में बांध टूटने से आई भीषण बाढ़, हजारों घर तबाह, बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का अभियान जारी। और दिखाएंगे रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के असर से हो रहे नुकसान से बचने के लिए केलों से कहां पर बनाई जा रही है वाइन। 3 साल पहले जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ, तब सबसे ज्यादा फिक्र महिला अधिकारों को लेकर जताई गई। सत्ता संभालते ही तालिबान ने महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। उनके पढ़ने लिखने, नौकरी करने तक पर रोक लगा दी गई। और अब एक ऐसा कानून लाया गया है जिससे पहले से ही हाशिए पर चली गई महिलाएं डिप्रेशन में हैं। मगर कुछ महिलाएं कैसे इन पाबंदियों के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रही हैं, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। अफगानिस्तान की 2 करोड़ 10 लाख महिलाओं का जीवन और मुश्किल हो गया है। तालिबान सरकार एक नया कानून लाई है जो कहता है महिलाओं को घर से निकलने से पहले अपना चेहरा और शरीर पूरी तरह ढकना है और उनकी आवाज तक नहीं सुनाई देनी चाहिए। खतरा होने के बावजूद कई महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है और बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय को बताया है कि अब उनकी जिंदगी कैसी हो गई है। हमने सुरक्षा के लिहाज से उनकी पहचान छिपा दी है, आवाज भी बदल दी है। अफगानिस्तान में विदेशी पत्रकारों के लिए रिपोर्टिंग करना भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है। योगिता लिमय की इस रिपोर्ट को कैमरा जर्नलिस्ट संजय गांगुली और प्रोड्यूसर इमोगन एंडरसन के साथ तैयार किया गया है। हर पल ऐसा लगता है मानो आप जेल में हो, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हम चलती फिरती लाशों जैसी हैं, बात नहीं कर सकती, हम कुछ नहीं कर सकती। ऐसा देश जहां महिलाओं को लगातार पर्दे के पीछे धकेला जा रहा है, लगातार जारी किए जा रहे आदेशों से धीरे धीरे उनकी आज़ादी कुचली जा रही है। हाल ही में एक नया कानून लाया गया है। ये कहता है कि महिला को ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना है, उसे अपना चेहरा और शरीर ढकना होगा और उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। हमें बहुत ही सावधानी और चुपके से महिलाओं से बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो पहले से ही ऐसे माहौल में रह रही हैं जहाँ कई बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। अभी नए कानून को लाए कुछ ही हफ्ते हुए हैं और अभी स्पष्ट नहीं है कि इसे कितनी कड़ाई से लागू किया जाएगा, मगर पहले से ही इसे लेकर डर फैल गया है और आप इसे लोगों से बात करते हुए महसूस कर सकते हैं। हम उन लड़कियों से मिले जिनकी पढ़ाई के 3 अहम साल पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं। उनकी आवाज़ हमें छिपानी पड़ी है, लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी बात सुनी जाए। हमें बाहर जाने में डर लगता है, हमें बस पर चढ़ने और अपने चेहरे से नकाब हटाने में भी डर लगता है, जोर से बोलने में डर लगता है। बहुत ज़्यादा डर और तनाव है। अगर हम बात ही नहीं कर सकते तो बाहर क्यों जाएं? हम जिए ही क्यों? पिछले साल महिलाओं के समूह हिंसा और हिरासत में लिए जाने के खतरे के बावजूद अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे। तालिबान ने तब तक ऐसे प्रदर्शनों पर कार्रवाई की जब तक वो रुक नहीं गए। अब अफगान महिलाएं इस तरह से अपनी असहमति जता रही हैं। वो गाने गाकर तालिबान की आलोचना करते हुए अपने वीडियो ऑनलाइन शेयर कर रही हैं।
हम तालिबान सरकार के हम्दुल्लाह फितरत से मिले। वो ना तो किसी महिला के साथ दिखना चाहते थे, न ही मेरे सामने बैठना चाहते थे, मगर उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए। हमने पूछा कि इस कानून को वो कैसे जायज मानते हैं। जो कानून लाए गए हैं उन्हें इस्लामी शरिया के मुताबिक हमारे सर्वोच्च नेता ने मंजूरी दी है। कोई भी धार्मिक विद्वान इनके हवाले की जांच कर सकता है। आपके देश में जितनी भी लड़कियों और महिलाओं से हमने बात की, उनमें से ज्यादातर का कहना था कि वो आपकी सरकार की हर हिदायत के मुताबिक कपड़े पहनने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें डिप्रेशन, यहाँ तक कि खुदकुशी करने के ख्यालों तक से जूझना पड़ रहा है। तो सरकार के तौर पर क्या आपका फर्ज नहीं है कि इन आवाजों को सुनकर कुछ करें? हाँ, हमारी बहनों की शिक्षा एक अहम मुद्दा है। हम इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कई बहनों की मांग है। हमने पहले भी कई मर्तबा कहा है कि हमारा नेतृत्व इस पर काम कर रहा है। इसका हल निकलेगा। It's been 3 years now. क्या आपको वाकई लगता है कि लोग इस बात पर यकीन करेंगे कि आप इस बारे में कुछ करने के लिए गंभीर हैं? हम अपने नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। काबुल से कुछ ही दूर मौजूद एक प्रांत में हमें कुछ ऐसे सबूत मिले कि तालिबान का कम से कम एक धड़ा तो ऐसा है जो सुप्रीम लीडर से अलग राय रखता है। हमें तालिबान सरकार की ओर से दाइयों को दी जा रही ट्रेनिंग को रिपोर्ट करने का विरला मौका दिया गया। यहाँ सभी छात्राओं की उम्र 20 से 30 के बीच है। उन्हें बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला की देखभाल कैसे करनी है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, मगर बंद दरवाजों के पीछे कुछ अफगान महिलाओं ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। हम एक ऐसी टीचर से मिले जो चुपके से लड़कियों के लिए स्कूल चलाती हैं। जब नया कानून आया था, मैंने अपनी छात्राओं को बताया कि कैसे चीज़ें और भी मुश्किल हो जाएंगी। हर दिन मैं जागती हूँ तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि दिन सुरक्षित बीत जाए। कई बार तो मुझे अपने स्कूल की जगह भी बदलनी पड़ी। ये हार न मानने और उम्मीद बनाए रखने का एक उदाहरण है। और अब बात हमास और इसराइल के बीच जारी संघर्ष की। गाजा में फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि सेंट्रल गाजा में मौजूद एक शरणार्थी कैंप में एक स्कूल पर हुए इजरायली हवाई हमले में उसके 6 कर्मचारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है। गाजा में मौजूद हमास के मीडिया ऑफिस ने कहा कि इस हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। इसराइली सेना ने कहा कि उसने आतंकवादियों पर सटीक हमला किया जो किसी स्कूल से हमले करने की योजना बनाते थे और लोगों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उसने एक कदम उठाया। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई जब हमास ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में लगभग 1200 इसराइली मारे गए थे और 251 को हमास ने बंधक बना लिया था। और इसके बाद इसराइली सेना ने गाजा में अपनी कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक 41,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। और जानकारी दे रहे हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता डैनियल डी सिमोन। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि हमास और इसराइल के बीच पिछले साल अक्टूबर में जंग शुरू होने के बाद से ये उनके कर्मचारियों पर हुआ अब तक का सबसे घातक हमला है। एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि इस जंग में उनके कम से कम 220 कर्मचारी मारे गए हैं। एजेंसी ने खुद कहा कि स्कूल में लगभग 12,000 विस्थापित रहते थे और जंग के दौरान स्कूल पर यह 5वां हमला है। इस हमले से पहले इसराइल संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की आलोचना करता रहा है। उसका कहना है कि वो इस जंग में निष्पक्ष नहीं रही। इसराइल ने यह भी कहा है कि पिछले साल अक्टूबर में उस पर जो हमला हुआ उसमें संयुक्त राष्ट्र के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे। इन आरोपों की यूएन ने जांच करवाई और ये पता लगने के बाद कि कुछ कर्मचारी इस हमले में वाकई शामिल थे, उसने कईयों को निकाल दिया। हालांकि कुछ कर्मचारी बच गए क्योंकि यूएन के मुताबिक उनके खिलाफ मिले सबूत उन्हें नौकरी से निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थे। और इसराइली हमले में यूएन के कर्मचारियों के मारे जाने पर यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवीय सहायता पहुंचा रहे लोगों की सुरक्षा को अहम बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को टालने के लिए संघर्ष विराम जरूरी है। और कार्यक्रम में आगे देखिए, कहां बन रही है घोड़ी के दूध से आइसक्रीम। और बात जलवायु परिवर्तन की, जिससे दुनिया भर पर असर पड़ रहा है।
कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बारिश जमकर हो रही है, कहीं फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी में केले उगाने वाले किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वहां गर्मी पहले से ज़्यादा होने लगी है, जिससे केले जल्दी पक जा रहे हैं। पर इन्हीं पके हुए केलों का इस्तेमाल कर वहां की महिला किसानों ने वाइन का बिजनेस शुरू कर दिया है। कैसे किया उन्होंने ये सब, देखिए एन ओकुमु की ये रिपोर्ट। क्या आपने वो कहावत सुनी है, When life gives you lemons, make lemonade? इसी कहावत को उत्तरी मालावी के कारूंगा में काम कर रहे इन किसानों ने दिल में बसा लिया। सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन की वजह से पानी का स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से इन्हें पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ा। फिर वहां भीषण गर्मी की वजह से केले जल्दी पकने लगे, और सड़े हुए केले आखिर कौन खरीदेगा। बहुत दुख होता है जब हम केलों को खराब होते देखते हैं। गर्मी असहनीय है, हमारी कड़ी मेहनत और निवेश दोनों बर्बाद हो जाते हैं। जिंदगी ने एमिली और उनके सहकर्मियों को ज्यादा पके हुए केले दिए, और इनसे अब वो वाइन बना रही हैं। यहाँ केलों की भरमार है और वाइन बनाने की वजह से इनकी बर्बादी भी कम हो रही है, और हम कुछ कीमती भी बना पा रहे हैं। जब ये पक जाते हैं तो हम इन्हें फेंकते नहीं हैं, हम इन्हें फैक्ट्री ले जाकर टॉप क्वालिटी की वाइन बनाते हैं। अपने रंग की वजह से इसे व्हाइट वाइन का दर्जा मिला है, और इन महिलाओं के पास वाइन उत्पादन की आधुनिक तकनीक भी नहीं है। ये सारा काम हाथों से करती हैं। पहले ये केले को साफ कर उन्हें छीलती हैं और फिर टुकड़ों में काटती हैं। फिर इस बड़ी बकेट में वो केले, चीनी, यीस्ट, नींबू और किशमिश मिलाती हैं। फिर इसे सील कर 2 हफ्तों तक फर्मेंट करने के लिए छोड़ देती हैं। उसके बाद इसे बार बार छाना जाता है और फिर तैयार होने के लिए 4 महीने तक स्टोर करके रख दिया जाता है। टेनिसन गोंडोय कॉमसिप कोऑपरेटिव के सीईओ हैं, जो इन महिलाओं की वाइन बनाने के व्यवसाय में मदद कर रहे हैं। वाइन बनाने के लिए मुख्य रूप से केले का इस्तेमाल करना इन महिलाओं के लिए काफी परेशानी भरा था। स्थानीय लोगों को ये वाइन ठीक लगी, पर जब हमें इस व्यवसाय का पूरा सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तब आर्थिक रूप से इस व्यवसाय को और बढ़ाने की संभावना बन जाएगी। हमने बनाना वाइन की क्वालिटी और अल्कोहल कंटेंट को मापने के लिए इन्हें उपकरण दिए हैं। ये किसान अपने वाइन बनाने के इस व्यवसाय को रवांडा और तंजानिया के बाजारों से भी आगे लेकर जाना चाहती हैं। एमिली मुझे बताती हैं कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस आपदा को अवसर में बदल पाएंगी। वैसे आइसक्रीम्स तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन क्या आपने घोड़ी के दूध से बनी आइसक्रीम खाई है? वैसे ये आइसक्रीम टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, पेट के लिए भी अच्छी बताई जा रही है। चलिए देखते हैं कैसे और कहाँ बनाई जा रही है ऐसी आइसक्रीम। मुझे ये थोड़ा सा कसैला लगा और कुछ अजीब तरह का मीठा सा। ये बुरा भी नहीं है। नए शोध से पता चला है कि घोड़ी का दूध आइसक्रीम बनाने के लिए एकदम सही है। किटी ट्रेवर्स ने इन रिसर्चर्स की बनाई आइसक्रीम चखी। मैंने अपनी बेटी को बिना बताए इस दूध से बनी आइसक्रीम दी। उसने पूरी आइसक्रीम खाकर कहा कि ये टेस्टी है। किटी अब दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम बना रही हैं। मेरे पास घोड़ी का 3 लीटर दूध है। इसमें 2 चम्मच शहद डाला, थोड़ी सौंफ और थोड़े से नाशपाती के छिलके, फिर थोड़ी सी चीनी डाली। फिर इसे रात भर के लिए फ्रीजर में रख दिया और अगले दिन इसे आइसक्रीम मशीन में डाल दिया और अब मेरी आइसक्रीम तैयार है। मैं पिछले 16 सालों से लंदन के इस इलाके में आइसक्रीम बना रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा कर इसको बनाती हूँ और फिर इस नेचुरल आइसक्रीम को लंदन की दुकानों में बेच देती हूँ। मुझे लगता है कि आइसक्रीम बनाने के लिए भेड़ का दूध एकदम सही होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा होता है। अब मेरा बेटा आइसक्रीम बनाने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ 4 साल का है, लेकिन उसे स्वाद की पहचान है। देखते हैं वो क्या कहता है। और आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब हथिनी के लिए भिड़ गए 2 हाथी। ये वीडियो श्रीलंका का है। हाथियों के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि हथिनियां 4 सालों बाद सिर्फ 4 दिनों के लिए सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, और इसीलिए हाथियों के बीच ये लड़ाई हो रही है। और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है अपना नया स्पेस मिशन पोलारिस डॉन। इस मिशन के तहत पहली बार प्राइवेट कंपनी से निजी यात्रा पर गए हैं आम लोग। उन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक यानी चहलकदमी भी की। इस मिशन के लिए अमेरिकी अरबपति जेड आइजकमैन ने फंड दिया और ये पहली प्राइवेट स्पेस वॉक है।
और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे।